अस्सलाम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी में अगले चैप्टर के विच इज योर एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। बीच में से जो चैप्टर मैंने क्लिनिकल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्किप किया, उसकी वजह ये कि वो एंड में करना होता है, बिकॉज वो सारा समरी का चैप्टर है एक तरह का, जिसमें आपकी पूरी कीमोथेरेपी की एक तरह से उन्हें ना टोटल सम अप लिखा हुआ है। तो जब तक आपको बाकी सब नहीं आएगा तो वो पढ़ना जरा सा मुश्किल होता है, तो हम एंड में करेंगे। पहले हम ये वाले जो 4 चैप्टर्स हैं इनको पूरा करेंगे। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्रोटोजोन्स जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट ड्रग्स है वो पढ़नी है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट मलेरिया है। एंटी मलेरियल ड्रग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपके कुछ माइनर हैं, यानी एंटी एमीबा पढ़ेंगे आप, लीशमेनिया, ट्रिपेनोसोमा, टॉक्सोप्लाज्मा। वो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें से कितना याद रखना है, क्योंकि उतना ही एग्जाम में आता है। मलेरिया जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मलेरिया स्टार्ट करने से पहले, लाइक इसकी ड्रग्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि मलेरिया इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है कि आपसे माइक्रोबायोलॉजी के और बाकी वाइवाज में तो लाजमी पूछते हैं, और फार्मा के वाइवा में भी पूछ लेते होते हैं। तो इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इट इज अ डिजीज जो बेसिकली एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस होती है ये आपके पास, और ये काटती है, और इसकी बाइट से हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ जाता है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉजेटिव एजेंट। एंड आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, इंशाल्लाह कीमो और आगे जो सीवीएस भी रहेगी मैं बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगी। कोशिश मेरी होगी कि जितना हो सके आई कवर द कोर्स। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मोडियम जो स्पीशी है ना, ये एक तरह का नहीं होता, ये भी 4 तरह के होते हैं। प्लाज्मोडियम जो हमारा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, 4 होते हैं हमारे पास, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड फैल्सिपेरम। इसमें से बस इतनी बात याद रख लें कि आपके पास जो फैल्सिपेरम है ना, ये सबसे ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्ट रेजिस्टेंट भी इसी का इन्फेक्शन होता है, बहुत सिवियर भी होता है। अब जरा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं उसकी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का, ताकि आपके लिए बातें समझना आसान हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए, ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब इसको समझना हमारे फार्मा में वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ मैं आपको साथ ज़रूरी, क्योंकि आपको ये आएगी तो आपको समझ आएगा कि ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस जगह पे करिए। बस मोटी सी बात मैं बताऊंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो बाइट यहाँ पर करिए इस बंदे को कंधे पे, और प्लाज्मोडियम इसने बॉडी के अंदर हमारी डाल दिया। जब ये बॉडी के अंदर आता है, जब ये बॉडी के अंदर आएगा तो ये ब्लड से सीधा हमारे लिवर में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिवर में जाएगा। अब यहाँ पर ये जो साइकिल इसकी, ये लिवर में जो साइकिल हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, यानी वो साइकिल जो हमारे रेड ब्लड सेल्स से बाहर है, लिवर में है। लिवर में जाके क्या करते हैं कि मल्टीपल अपनी कॉपीज बनाते हैं लिवर सेल को इन्फेक्ट करके। ठीक है, और जब मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसके बाद एक चीज़ के अंदर वो सारी कॉपीज रैप हो जाती हैं, और उसको हम कहते हैं शाइजोंट। जब ये सारे मेच्योर हो जाते हैं तो शाइजोंट रिलीज हो जाता है, और ये देखें रप्चर होकर सब ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आता है तो आपको सबसे पहले ये जाहिर है ब्लड में जब ये शाइजोन्स आ जाते हैं तो ये अपने आप को यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, तो ड्रिंक शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोजॉइट। अब जो ट्रोफोजॉइट है वो आगे थोड़ा सा 2 साइड्स पे जा सकते हैं। एक तो ये कि वो मजीद अपने आप को ग्रो करता जाए, ट्रोफोजॉइट बने, फिर शाइजोन्ट बने, फिर शाइजोन्ट मजीद रिलीज होगा, फिर अगले रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो ये जो एक पूरा इसका साइकिल हो रहा है ना, ये सारा ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला साइकिल लिवर में हो रहा होता है, ये वाला साइकिल ब्लड में आरबीसीज के अंदर हो रहा होता है। कि ये ट्रोफोजाइट आता है, ट्रोफोजाइट मेच्योर हो जाता है, आपका रेड ब्लड सेल के फंक्शनिंग को खत्म कर देता है, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। होता ये है ना कि इसके अंदर बनता है एक, ये जब आता है ना आरबीसी के अंदर तो अपना एक फूड वैक्यूल बनाता है। उस फूड वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि आरबीसी के अंदर से उसने हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको बाद में बताती हूँ। बहरहाल एक तो साइकिल ये है कि ये ट्रोफोजाइट बनाए, और ट्रोफोजाइट के बाद ये फिर से मेच्योर शाइजोंट बनाए, और फिर शाइजोंट रिलीज हो जाए और बाकी रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट हो। दूसरा साइकिल इसका ये होता है कि गैमीट्स बनाने लग जाए, और वो दोबारा से आपका बाइट के थ्रू मॉस्किटो ले ले, और मॉस्किटो में इसकी बाकी स्टेजेस कंप्लीट हो। बहरहाल उससे हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक ना ये एरिथ्रोस्टिसिटिक स्टेज या फिर एक्सो एरिथ्रोस्टिसिटिक स्टेजेस, इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। और आपने याद रखना है कि लिवर में शुरू में जाएगा, और वहाँ से निकल के फिर इसने आरबीसीज को इन्फेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसमें आपने वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो आपने एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि बाकी सारे जो आपके मतलब ये 4 प्लाज्मोडियम के टाइप्स है ना, विवेक्स, ओवेल, मलेरिया और फैल्सिपेरम। तो इसमें से जो मलेरिया और ये फैल्सिपेरम वाला, ये तो आपका जब एक दफ़ा आप इन्फेक्ट होता है बंदा और ये लिवर में एक दफ़ा आएगा, लिवर के बाद ये ब्लड में एंटर हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लड में ही रहता है, और ब्लड में ही अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है, फिर नए शाइजोन्ट्स प्रोड्यूस करता है, फिर ट्रोफोजाइट्स, फिर शाइजोन्ट्स, फिर ट्रोफोजाइट्स। तो ये इसकी ये स्टेजेस हैं। लेकिन जो विवेक्स और ओवेल है ना, ये दोनों, इनकी एक स्टेज आती है बीच में ऐसी, जो कि ये लिवर में जाके इनमें एबिलिटी होती है कि डोरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक दफा लिवर में जाएंगे, लिवर से निकलेंगे, ब्लड में आएंगे, और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये बाद में दोबारा लिवर में जाके डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, और लिवर को पक्का पक्का भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब वहां पर ये अपनी कॉपीज आप समझ ले स्टोर कर देते हैं।
तो इसलिए हमारे लिए बात याद रखना और जानना ज़रूरी होता है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ हुआ है, क्योंकि अगर विवेक्स या ओवेल का होगा, विवेक्स या वाइवेक्स जो भी आप कहते हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है दोनों कहने में, तो इसमें से अगर इन दोनों में से कोई भी एक इन्फेक्शन हुआ होगा पेशेंट को, तो फिर आपको साथ ऐसी मेडिसिन देनी है जो लिवर के आपके जो शाइजोन्ट्स हैं उनको भी क्लियर करे, क्योंकि ब्लड शाइजोन्ट्स को क्लियर करने वाली तो होती है हमारे पास मेडिसिन, लेकिन हम वो वाली कुछ ऐसी मेडिसिन है ना जो सिर्फ ब्लड में से आपके इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को क्लियर करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मेनली ब्लड में ही होता है, लिवर से बस एक दफा शुरू में जाके वो ब्लड में आ जाता है। लेकिन अगर वाइवेक्स या ओवेल है तो फिर आपने उसको लिवर शाइजोंटिसाइड देनी है, ऐसी मेडिसिन देनी है जो ब्लड में भी क्लियर करे और लिवर में भी क्लियर करे। तो ये बात इसलिए जानना जरूरी थी। अच्छा, उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल में मतलब ये इन्फेक्शन अंदर जब ये ब्लड में आ जाता है तो ब्लड में इन्फेक्शन कैसे करते हैं वो जरा सा मैं आपको बता दूं। ब्लड में ही आता है और ब्लड में आके ये एक आरबीसी में रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाता है, विच इज योर एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं, आपको पता है सिर्फ हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है। जब ये आएगा ना बैक्टीरिया अंदर, सपोज ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करते हैं, ये बनाता है अपने पास एक फूड वैक्यूल, ठीक है, उसको कहते हैं फूड वैक्यूल ऑफ प्लाज्मोडियम। उस फूड वैक्यूल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन ये है कि इस हीमोग्लोबिन को इसने तोड़ना है। फूड वैक्यूल क्या करता है कि हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है दो पार्ट्स में, हीम में और ग्लोबिन में, ठीक है। उसके बाद ग्लोबिन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, हीम को ये अपने अंदर ले लेता है, उसे कन्वर्ट करता है मजीद हीमोजोइन में, और हीमोजोइन के बाद फिर वो उसको डिग्रेड कर ले, जो भी कर ले हमारा मसला नहीं है, लेकिन ये काम जरूरी होता है, ठीक है। पैरासाइट आरबीसी के अंदर आएगा, आरबीसी के अंदर आके इसने अपना फूड वैक्यूल बनाना है, जिसके बहुत सारे और भी फंक्शंस है। इसने फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करना होता है, इसने सेल के मेटाबॉलिज्म को भी खराब करना होता है, मतलब काफी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ज़ाहिर इसने डिस्ट्रक्शन जो करनी है आरबीसी की, उसके साथ एक काम इसने ये करना है कि हीमोग्लोबिन को दो पहले पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके बाद हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट करना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हीम की प्रेजेंस इसके लिए, इस प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक होती है। जब तक हीम अगर ज्यादा अमाउंट में ज्यादा देर तक रहेगा तो प्लाज्मोडियम जो है वो बेचारा मरने के करीब आता रहेगा, क्योंकि हीम से उसकी लगती नहीं है, दोस्ती नहीं है। इसलिए फौरी तौर पे हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो हम अब क्या करते हैं, हम ड्रग्स ऐसी देते हैं जो टारगेट करें इस तरह से कि या तो वो ऐसा कर दें कि इसके फूड वैक्यूल को ही किसी तरह खत्म कर दे, क्योंकि सारा जो मेन फंक्शन है वो प्लाज्मोडियम का फूड वैक्यूल कर रहा है, या तो इस फूड वैक्यूल को किसी तरह रोक लें, या फिर ऐसी भी ड्रग हम दे सकते हैं जो कि हीम की कन्वर्जन को हीमोजोइन में होने से रोक दें। जब ये प्रोसेस रुक जाएगा ना तो हीम हो जाएगा एक्यूमुलेट, हीम की एक्यूमुलेशन इज टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम मर जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल अब हम ड्रग्स को डिटेल में करते हैं, वी विल डिस्कस कि हम कहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं ड्रग से। सबसे पहली ड्रग जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है विच इज योर क्लोरोक्वीन, ठीक है। मल्टीपल ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ब्लड शाइजोंटिसाइड्स हैं। शाइजोंटिसाइड्स का मतलब है जो ब्लड में शाइजोट्स को रिमूव करती हैं, यानी ब्लड में से ऑर्गेनिज्म को रिमूव करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि ब्लड शाइजोंटिसाइड भी हैं और टिश्यू शाइजोंटिसाइड यानी कि लिवर में से भी रिमूव करती हैं, और कुछ खाली टिश्यू शाइजोंटिसाइड है, तो हमने देखना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखने के लिए ये होती है कि फैल्सिपैरम मलेरिया है या नहीं, कि फैल्सिपैरम मलेरिया इज रेजिस्टेंट टाइप ऑफ मलेरिया, वेरी सिवियर मलेरिया। उसमें हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फैल्सिपैरम से जिनमें रेजिस्टेंस आ चुकी है, तो वो ड्रग्स फिर हम नहीं दे सकते। तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी टाइप का मलेरिया, विवेक्स और वेल होगा तो हमने टिश्यू शाइजोंटिसाइड देनी होगी, और फैल्सिपैरम मलेरिया होगा तो हमने शुरू में ही ऐसी ड्रग देनी है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फैल्सिपैरम मलेरिया इज अ वेरी रेजिस्टेंट, जिसमें जो बहुत सारी ड्रग्स से रेजिस्टेंट है। अच्छा, अब पहली ड्रग करते हैं जी, क्लोरोक्वीन। सारी क्लोरोक्वीन है, ओहो स्पेलिंग लिख दिया, क्लोरोक्वीन। अच्छा, क्लोरोक्वीन है, इसके अलावा आपके पास आएगी क्विनीन, प्राइमाक्वीन, मेफ्लोक्वीन एंड आर्टिसोनेट, और ये हम मेन सी ड्रग्स हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं। अभी हम देखते हैं इनमें से बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं। पहली ड्रग है जी आपकी क्लोरोक्वीन। कोई भी बात किसी को ना समझ आए आप मुझे हमेशा पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छा, क्लोरोक्वीन जो ड्रग है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में तो कोई खास बात नहीं है, ओरली ली जाती है, आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, कभी भी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स से कुछ भी नहीं आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हर बार आता होता है एससीक्यूज में 2 नंबर का, और बिल्कुल आसान है। अभी मैंने जो आपको बताया वही है। क्या है जी, ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर आ गया, क्या आया, प्लाज्मोडियम आ गया। प्लाज्मोडियम ने करना क्या है कि इसने हीमोग्लोबिन में पहले सबसे हीम अलग कर लिया और उसके बाद उसको कन्वर्ट करवा दिया हीमोजोइन में। हमारी ये जो बहुत खूबसूरत सी ड्रग है क्लोरोक्वीन, ये यहाँ पर आके एक्ट करती है, ये देखती है कि बड़े मजे से मलेरिया अपना काम कर रहा है तो बड़े मजे से मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, और वो काम ये करती है कि इस प्रोसेस को रोक देती है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जब हीम की कन्वर्जन को हीमोजोइन में रोक देगी क्लोरोक्वीन, तो हीम जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। हीम बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन हीम की जो सेल के अंदर होती है, इट इज
टॉक्सिक फॉर योर बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया नहीं, पैरासाइट, आई एम सॉरी, इट इज टॉक्सिक फॉर योर पैरासाइट प्लाज्मोडियम। और जब ये टॉक्सिक होगी पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लिए, पैरासाइट मर जाएगा, तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्लोरोक्वीन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इसके फूड वैक्यूल में एक्यूमुलेट होती है। ज़ाहिर फूड वैक्यूल में ये सारा काम चल रहा होता है ना, तो फूड वैक्यूल में एक्यूमुलेट होकर हीम की कन्वर्जन को हीमोजोइन में रोक देगी और हीम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा देगी, और उसकी वजह से आपका पैरासाइट मर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, और कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है इसमें। फिर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने किस तरह, पैरासाइट ने, सॉरी बैक्टीरिया मेरे मुंह से निकल जाता है, इट इज अ पैरासाइट। फिर इसने रेजिस्टेंस किस तरह बनाई? अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ये सारा काम जो है ये फूड वैक्यूल के अंदर चल रहा होता है। इतना ये भी अकलमंद है ना, ये इतना सादा थोड़ा ही है। इसने क्या किया कि फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री ही नहीं होने देता ये क्लोरोक्वीन की। इसने इस तरह से अपने आप को, अपनी वॉल ऑफ फूड वैक्यूल को बना लिया, उसे चेंज कर लिया कि पहले तो ये क्लोरोक्वीन आती थी तो इसकी वॉल फूड वैक्यूल की आराम से क्रॉस करके अंदर आ जाती थी और इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देती थी। अब उसने ये किया कि उसने कहा कि भाई मैं भी कोई सादा नहीं, उसने यहाँ पर एक और फौज बिठा दी और अंदर नहीं आने देता। तो अब क्लोरोक्वीन आ भी जाए, फूड वैक्यूल के अंदर नहीं आ सकता, तो वो अपना काम नहीं कर सकता। तो इस तरह इसने रेजिस्टेंस पैदा कर ली इसके अगेंस्ट। ठीक है, इसीलिए क्लोरोक्वीन जो आपका इसका मेजर इस्तेमाल है, जिसका क्लिनिकल यूज है, वो आपका नॉन रेजिस्टेंट केसेस ऑफ मलेरिया, यानी कि वो मलेरिया जिसमें अभी बिल्कुल भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस डेवलप नहीं है, और जो नॉन फैल्सिपैरम है। ठीक है, अगर फैल्सिपैरम होगा तो क्लोरोक्वीन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैल्सिपैरम इज ऑलरेडी रेजिस्टेंट विद क्लोरोक्वीन। ये बात एमसीक्यूज में भी आती है, ये बात आपके एससीक्यूज में भी आती है, याद रखनी है आपने। क्लोरोक्वीन से इज रेजिस्टेंट विद फैल्सिपैरम, तो इस वजह से ये देने का कोई फायदा नहीं होता, और ये सिर्फ आप देते हैं इन द नॉन फैल्सिपैरम और जो आपका बहुत सिंपल वाला मलेरिया होता है। और डेफिनेटली सिर्फ ब्लड शेजोंटिसाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में से किल करता है। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपने सारी बातें क्लिनिकल यूजेस में याद रखनी है कि सिर्फ ये ब्लड में से किल करेगा, और ये आपका नॉन फैल्सिपैरम मलेरिया में आपने देना है, क्योंकि दिस इज सिंपल सी ड्रग, ये ज्यादा ड्रामे वाले चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, और नॉन रेजिस्टेंट केसेस में, वरना ये इसका देने का फायदा नहीं है। ठीक है, ये है क्लिनिकल यूजेस। और टॉक्सिसिटी इसकी है थोड़ी बहुत, मतलब वो जो टॉक्सिसिटी है इसकी वो भी अलग अलग कभी कभी ऐसी क्यूज में आ जाती है, जिसमें आपने लिखना है कि स्किन रैश, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक तो होता ही होता है। उसके अलावा अगर हाई डोज में देंगे ना, तो आपका न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, एक सीएनएस का लिख देना, एक कार्डियोवैस्कुलर का लिख देना कि मायोपैथीज भी हो जाती हैं, फिर आंखों का, कानों का, रेटिनल एंड ऑडिटरी इंपेयरमेंट, ये सारा लिखना है आपने। ठीक है, तो क्या क्या मैंने कहा कि जनरल नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जीआईटी, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपने, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, दिल, दिमाग, आंखें, कान, बस। टॉक्सिसिटी इस तरह, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी आती होती है, एससीक्यू में आती है, तो क्या किया आपने, दिल, दिमाग, आंखें, कान। दिल से मायोपैथी, दिमाग से आपने लिख देना है आपको डिजीनेस, वर्टाइगो वगैरह थोड़ा बहुत, और आपका न्यूरल डैमेज भी होता है, न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। आंखों में रेटिनल डैमेज, कानों में ऑडिटरी इंपेयरमेंट, दैट्स इट, कहानी इसकी खत्म। बाकी अगले पार्ट में करते हैं, अभी तक कोई मसला, वो कैन आस्क मी। थैंक यू।